आज के लेक्चर में हम न्यूटन के दूसरे और तीसरे कानून को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, यानी हम उनको एक्सटेंड करेंगे 2 और 3 डायमेंशंस के ऊपर। तो हमने गुज़श्ता लेक्चर में देखा था कि जब हम एक डायमेंशन से 2 या 3 डायमेंशंस के ऊपर गए थे तो हमने इक्वेशंस को स्केलर से वेक्टर फॉर्म में लिखा था, क्योंकि जब भी हम वन डायमेंशन की बात करते हैं तो जो इक्वेशंस होती हैं वो स्केलर इक्वेशंस होती हैं। तो आज भी हम यही करेंगे। हमारे पास न्यूटन लॉज हैं, उनको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, यानी पहले हमारे पास न्यूटन लॉज वन डायमेंशन में थे, यानी ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा होता था या वाई एक्सिस की तरफ या जेड एक्सिस की तरफ, लेकिन आज हम उनको एक्सटेंड करेंगे ऑन 2 एंड 3 डायमेंशंस। तो इसका मतलब है कि हम उनको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। और इंटरेस्टिंगली न्यूटन के लॉज को हम वेक्टर फॉर्म में पहले भी लिख चुके हैं जब उनको ड्राइव किया था हमने। तो फर्स्ट लॉ की तो मैथमेटिकल फॉर्म है नहीं हमारे पास, सिर्फ सेकंड और थर्ड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है हमारे पास, और वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो था हमारे पास सेकंड लॉ, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी हमारे पास सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स mass of the object टाइम्स टोटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म थी, और इसको हमने इसी फॉर्म में लिखा था जिस फॉर्म में मैंने इसको अब लिखा है, यानी ये पहले ही वेक्टर फॉर्म में था। और इसका मतलब है कि ये वाली जो फॉर्म है ये हमें बता रही है कि ये असल में 3 इक्वेशंस हैं, वन अलॉन्ग ईच ऑफ द एक्सिस। तो ये बनेगी समेशन एफ एक्स इक्वल्स m ax along x axis. Similarly, summation fy equals m ay, and finally along z axis summation fz equals m times a z। तो ये असल में हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, और इनको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो कि हर कोऑर्डिनेट के लिए हमने सेपरेटली लिख दिया है, और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो एक इकट्ठी वेक्टर फॉर्म है। तो ये वाली जो फॉर्म है ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है, इसने अपने अंदर 3 इक्वेशंस असल में छुपाई हुई हैं फॉर द केस ऑफ 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे ये जो समेशन एफ है, या इधर लेफ्ट पे जो समेशन एफ है ये वाला, ये सम ऑफ ऑल द फोर्सेस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ऑब्जेक्ट के अंदर वो किस के नतीजे में होता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। और चूंकि मैस एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास नेट फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन होगा। मैं अगेन इसको रिपीट करता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिस डायरेक्शन में हमारे पास नेट फोर्स होगी एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा। इसको आप इस स्केलर फॉर्म में भी देख सकते हैं। अगर हमारे पास x डायरेक्शन में नेट फोर्स होगी तो x डायरेक्शन में हमारे पास कुछ नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन भी होगा। सिमिलरली अगर y और z डायरेक्शन में हमारे पास नेट फोर्स होगी तो y और z डायरेक्शन में भी हमारे पास कुछ नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन होगा, और ये एक्सेलरेशन एक ही वक्त में हो सकता है। यानी ये मुमकिन है कि हमारे पास x एक्सिस के अलॉन्ग भी कुछ नॉन ज़ीरो फोर्स हो और y एक्सिस के अलॉन्ग भी कुछ नॉन ज़ीरो फोर्स हो। यानी जो फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हैं उन फोर्सेस का जो सम है उसमें समेशन एफ एक्स भी नॉन ज़ीरो हो और समेशन एफ वाई भी नॉन ज़ीरो हो। इसका मतलब है कि एक ही वक्त में ऑब्जेक्ट जो है वो उसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा और कुछ एक्सेलरेशन वाई एक्सिस भी के अलॉन्ग भी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको गौर से सुने। और दूसरा ये कि ये जो इक्वेशन है ये बताती है कि अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट हो तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कांस्टेंट होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो लेट मी राइट इट।
कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। और अब आपको याद होगा कि हमने जो दूसरे चैप्टर में न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव की थी उनके अंदर भी एक्सेलरेशन मौजूद था, और वो इक्वेशंस हम कहते थे कि उसी वक्त हम यूज़ कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो। उनको हमने कहा भी यही था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमारे पास ये नतीजा निकलता है कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कांस्टेंट होगा। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वो न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, और ऐसी सूरत में हम न्यूटन्स की इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि न्यूटन की जो इक्वेशंस हैं वो उसी सूरत में यूज़ होती हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो कांस्टेंट है। तो ये सब कुछ तो था न्यूटन्स सेकंड लॉ के बारे में। अब हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ भी है जिसको हमने पहले ही उसकी वेक्टर फॉर्म में लिखा था। और थर्ड लॉ की जो फॉर्म होती है वो हमें ये बताती है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, और वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं सच दैट कि ये जो एफ ए बी है ये वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट बी लगाता है ऑब्जेक्ट ए के ऊपर, तो ये क्या होगी, मैग्नीट्यूड में बराबर होगी और डायरेक्शन में अपोजिट होगी उस फोर्स के जो ऑब्जेक्ट बी लगाता है ऑब्जेक्ट ए, जो ऑब्जेक्ट ए लगाता है ऑब्जेक्ट बी के ऊपर। तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो आपको माइनस साइन नजर आ रहा है ये सिर्फ ये बता रहा है कि इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसको हम एक्स वाई और जी एक्सिस में कैसे डिवाइड करेंगे। तो इस सिनेरियो में सिचुएशन बहुत आसान है। आप एक फोर्स जो है वो किसी भी डायरेक्शन में ले लें, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी डायरेक्शन में ले लें, तो जो दूसरी फोर्स है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये हमारी लाइफ को बहुत आसान कर देता है। हमें फिक्र ही नहीं रहती कि हमने एक्स एक्सिस लेना है, वाई एक्सिस लेना है या जेड एक्सिस लेना है, क्योंकि चूंकि ये फोर्सेस जो हैं वो सेंटर टू सेंटर एक्ट कर रही होती हैं। तो आप किसी भी डायरेक्शन में कोई भी डायरेक्शन ले लें जिसमें कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फर्ज करें कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बी है। तो अब अगर ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, यानी उसको अपनी तरफ खींचता है, यहाँ से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि जो ये फोर्स लगा रहे हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में ही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये वो फोर्स है जिसको हमने एफ ए बी कहा है, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए ड्यू टू ऑब्जेक्ट बी। तो जो ऑब्जेक्ट बी ए अब लगाएगा ऑब्जेक्ट बी के ऊपर उसकी डायरेक्शन इसके बिल्कुल अपोजिट होगी। तो ये वाली जो फोर्स होगी वो क्या होगी, एफ बी ए। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं। यानी इस सिनेरियो में आप ये मान सकते थे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किधर पड़े हुए हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर पड़े हुए हैं। तो हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम आसानी से इस तरह डिफाइन कर सकते थे कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। और देखें मैंने लाइंस को टिल्ट कर दिया, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अपना एक्स वाई और जेड एक्सिस कैसे डिफाइन किए हैं, आपने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे चूज़ किया, ये बातें मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और इसी तरह अगर हमारे पास डायरेक्शन कुछ और तरह की होती, मिसाल के तौर पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, ये ऑब्जेक्ट आप बी कह लें और यहाँ पे ले लें ऑब्जेक्ट ए को इस डायरेक्शन में या इस जगह पे, ये ऑब्जेक्ट
ए है हमारे पास, तो इनके दरमियान जो फोर्स एक्ट कर रही है वो एक ये वाली बनेगी और ये होगी एफ बी ए, क्योंकि ये वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट बी के ऊपर ऑब्जेक्ट ए लगा रहा है, और जो ये वाली फोर्स होगी ये होगी एफ ए बी जो ऑब्जेक्ट ए के ऊपर ऑब्जेक्ट बी लगा रहा है। और इस केस में आप देखें कि अगेन आप अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरह चूज़ कर सकते हैं कि आपका एक्स एक्सिस जो है वो ये वाला है और वाई एक्सिस जो है वो ये वाला है, तो ये आपकी टोटल फ्रीडम है। तो इस केस में जब फोर्सेस दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं तो आपको इस चीज़ की परेशानी रहती ही नहीं है कि फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी। जस्ट एक जो पहला ऑब्जेक्ट है वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो रहती है, और वो मेन चीज़ ये है कि अब जब हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस जो हैं वो इन जनरल मोर देन वन डायरेक्शन में लग सकती हैं, तो फिर हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। क्योंकि जो टेक्निक या जो चीज़ें हम थ्योरी से सीखते हैं, जब उनको यूज़ करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो फिर ही हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो लेट्स सॉल्व two problems related to these two laws, these two Newton laws। और जो पहली एग्जांपल है वो थोड़ी सी आसान है, जो दूसरी एग्जांपल है वो थोड़ी सी आपके लिए नई होगी, लेकिन आप अब आगे जो फिजिक्स आएगी वो आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी और आपको इन चीज़ों को अभी से समझ लेना चाहिए ताकि आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो। दो प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ लेक्चर में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप थोड़ा सा गेट गोइंग हो जाएं, और उसके बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके जो इम्पोर्टेंट हैं, जो जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो मैं सॉल्व करके दूसरे जो प्लेलिस्ट है प्रॉब्लम्स वाली उसमें डाल दूंगा। एंड आई हाईली रेकमेंड कि आप जो प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने उधर किए हुए हैं उनको सिर्फ देख के ना करें, वो प्रॉब्लम देखें कि कौन से प्रॉब्लम्स हैं और फिर उनको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर आपसे सॉल्व नहीं होते तो फिर आप उनके सॉल्यूशंस देखें उस प्लेलिस्ट में जाके। सो लेट्स सॉल्व द टू प्रॉब्लम्स। This is the first problem that I am going to solve, and this problem again I have taken it from the book of Halliday, Resnick and Crane, and this is exercise 5 in chapter 4 of the book। और इसकी statement ये है कि a body with a mass m is acted on by two forces F1 and F2 as shown in the figure. If m1 is 5.2 kilograms and F1 is 3.7 Newton and F2 is 4.3 Newton, find the vector acceleration of the body। तो हमने एक्सेलरेशन की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि आप हर प्रॉब्लम को तोड़ सकते हैं along each axis, x axis, y axis और z axis, और आप ax और ay कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने उसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देनी है कि उसको वेक्टर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करना है फाइनली। तो हम सबसे पहला स्टेप है वो क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम का। और फ्री बॉडी डायग्राम से भी पहले हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास डायग्राम दी हुई है तो हमारे लिए आसान है कि हम कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करने वाले हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस एक्स और वाई एक्सिस में हम क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। मैं इसको बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि हमारे पास मैं चाहता हूँ कि आपको वीडियो में बड़ा नज़र आए, लेकिन आप इसको एक पॉइंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि फ्री बॉडी डायग्राम में आप हर ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। जो पहली फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, दिस इज F1, और इसकी मैग्नीट्यूड दी हुई है हमारे पास, दिस इज एक्चुअली F2, लेट्स कॉल दिस F2। और जो दूसरी फोर्स है वो है अपवर्ड डायरेक्शन में, जो हमारा y एक्सिस है, और वो है F1, और उसकी मैग्नीट्यूड भी हमें दी हुई है। दिस इज आवर पॉजिटिव x एक्सिस एंड दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आसान है इस लिहाज से कि जो दो फोर्सेस हैं उसमें जो F2 है वो प्योरली x एक्सिस के अलांग लग रही है, और जो F1 है वो प्योरली y एक्सिस के अलांग लग रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सारी की सारी फोर्सेस जो हैं, जो F2 है वो x एक्सिस के अलांग है, तो जो
हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन होगा वो प्योरली F2 की वजह से होगा, और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन होगा वो प्योरली F1 की वजह से होगा। तो लेट्स स्टार्ट इट, लेट्स राइट डाउन द न्यूटन सेकंड लॉ इन वेक्टर फॉर्म, which is summation f vector equals mass of the object times acceleration produced in the object। और इसको अगर हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें तो ये बनता है summation f x equals mass of the object times acceleration produced along x axis, and similarly summation f y which is equal to mass of the object times acceleration produced along the y axis। अब हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि जो Fx है हमारे पास वो क्या है, F2 है, क्योंकि F2 ही सिर्फ वो फोर्स है जो x एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है, और जो y एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स लग रही है वो F1 है। तो हमारे पास फोर्सेज आ गई, तो अब हम इन इक्वेशंस को फर्दर लिख सकते हैं नीचे, और वो बनेगी समेशन f x एक्सिस के अलॉन्ग F2 लग रही है, तो ये बन जाएगा mass of the object times acceleration ax, और सिमिलरली समेशन F1 जो है जो y एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है वो mass of the object times acceleration produced along the y एक्सिस। और यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यूज आ जाएंगी, जो ax है वो क्या बनेगी, समेशन F2 डिवाइडेड बाई m, और F2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है और वो है 4.3 न्यूटन, 4.3 न्यूटन डिवाइड बाई मैस 5.2 किलोग्राम है। तो यहाँ से हमारे पास जो ax की वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है हमारे पास 0.826 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये है हमारे पास वो एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोड्यूस होगा अलोंग एक्स एक्सिस, और सिमिलरली जो एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस होगा अलोंग वाई एक्सिस वो हम कैसे ले सकते हैं, इस दूसरी इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से, और वो बनेगा हमारे पास ए वाई इक्वल्स समेशन F1 डिवाइड बाई m, और ये इक्वल आएगा F1 जो है वो है 3.7 न्यूटन, और जो मैस है वो है 5.2 किलोग्राम। तो यहाँ से हमारे पास जो AY आएगा उसकी वैल्यू आती है, मैंने कैलकुलेट की हुई है, एंड ये आती है 0.71 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो हमसे उन्होंने पूछा हुआ था कि एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में टोटल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, जब आपके पास किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट्स होते हैं तो आप उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास, और वो है टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में ax टाइम्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ay टाइम्स जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। स्टेटमेंट पे गौर करें कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। आपने ax और ay कैलकुलेट कर लिए, लेकिन क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है कि आप टोटल एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखें। तो ये हमारे पास आएगी टोटल एक्सेलरेशन की वेक्टर फॉर्म, जो कि है, अब ax की वैल्यू है 0.082 आई यूनिट वेक्टर प्लस ay की वैल्यू है 0.71 जे यूनिट वेक्टर, और ये है हमारे पास एक्सेलरेशन। लेकिन याद रखें कि इसमें राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक्सेलरेशन के यूनिट्स भी आने चाहिए जो होते हैं मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कंप्लीट फॉर्म बनती है हमारे पास इस सवाल के जवाब की जो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सवाल खत्म होता है, बट लेट्स आस्क आवरसेल्फ कि इस टोटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। हमने जो डायग्राम ऊपर बनाई थी, इस डायग्राम में हमने ये देख लिया कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना एक्सेलरेशन है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना एक्सेलरेशन है, और हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन जो है वो ये आ गया है। तो इस टोटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी हमने ये भी कैलकुलेट करना है। और आपको पता है कि आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्ज करें कि जो एंगल ये वेक्टर बनाता है एक्सेलरेशन वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसको मैं फाई से रिप्रेजेंट करता हूं, तो जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है tan इनवर्स
y कंपोनेंट डिवाइड बाई x कंपोनेंट। तो आप जब x और y कंपोनेंट की इसमें वैल्यूज़ पुट करें और फिर उसका टेंजेंट लें तो जो एंगल आता है वो आता है 40.88 डिग्रीज। तो ये हमारे पास इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आती है। लेकिन अगर डायरेक्शन आ गई है तो हमें उस एक्सेलरेशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए ना, ताकि हम उसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकें कि ये इस डायरेक्शन में है। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना भी अगेन आसान है। तो ये है हमारे पास डायरेक्शन तो उसकी जो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो वो क्या बनेगी, ए की मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वेयर्ड प्लस ए वाई स्क्वेयर्ड होल स्क्वायर रूट। तो ए एक्स की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की है, ए वाई की वैल्यू भी कैलकुलेट की है। तो वो वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करें स्क्वायर और इस कैलकुलेशन को कैरी आउट करें तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो आती है 1.18 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो ये उस एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड आ गई हमारे पास। और अब हम वापस जाते हैं इस डायग्राम में और दिखाते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो हमारा जो एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन यानी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो क्या होगी, इस येलो लाइन की तरफ होगी। और इस येलो लाइन की जो मैग्नीट्यूड है ए इक्वल्स ये है 1.18 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और ये येलो लाइन जो एंगल बनाती है एक्स एक्सेस के साथ, जिसको मैंने फाई से रिप्रेजेंट किया है, वो है 40.88 डिग्रीज। तो इसका मतलब है कि इन दो फोर्सेस के अंडर जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस येलो वेक्टर की डायरेक्शन में जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट की नेट मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगी। और इंटरेस्टिंगली आप देखें कि एक फोर्स प्योरली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है, दूसरी फोर्स प्योरली वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। क्यों ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट है तो हमने ये देखना है कि जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में होगा। और जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में है, इसलिए हमारा एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है। और मैंने ये एक्स्ट्रा पार्ट इसलिए किया है ताकि आपको समझ आए, क्योंकि हमारा जो गोल है वो इन चीज़ों को समझना है, ना कि मेमोराइज करना है। तो आप जितना डीपली सोचेंगे, खुद से क्वेश्चन करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। सो ऑलवेज डू दिस, जो प्रॉब्लम में पूछा गया है उससे एक स्टेप आगे जाएं और खुद से सवाल करें कि अगर ये हो तो फिर क्या हो। ठीक है, तो अब ये बातें जो थी ये नहीं पूछी हुई थी, बट वी वांट टू मेक सेंस ऑफ इट, सो ऑलवेज डू दैट, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एग्जांपल दैट आई वांट टू सॉल्व. This is the second example that I want to solve, and this is exercise 10 of the book of Halliday, Resnick and Crane, chapter 4. और इसकी statement ये है, a 110 kilogram crate is pushed at constant speed up the frictionless 34 degrees ramp as shown in the figure. What horizontal force F is required? हिंट, रिजॉल्व फोर्सेज इनटू कंपोनेंट्स पैरेलल टू द रैंप। तो ये पहला मेरे ख्याल में आपका इनकाउंटर है जब हम एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए फोर्सेस को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। सही है, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो ये बताई गई है कि फोर्स लग रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसकी मास 110 किलोग्राम है, और इस फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो इस रैंप के ऊपर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड से मूव करने का मतलब है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो बता रही है कि एक्सेलरेशन 0 है। तो जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब है कि a जो है वो 0 है, तो हमारे पास ये बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेट एक्सेलरेशन है वो 0 है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप स्टेटमेंट से अखज़ कर रहे हैं और इसको हम यूज़ करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम द वे वी डू, कि सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करते हैं और उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स ड्रॉ अ लाइन, दिस इज़ द ग्राउंड लाइन एंड दिस इज़ द रैम्प।
और रैंप जो है ये 34 डिग्री का एंगल बना रहा है विद ग्राउंड। तो अब हमने इसके ऊपर दिखाना है इस मैस को। लेट दिस बी द मैस जिसका वेट जो है वो 100, जो मैस है 110 किलोग्राम है। और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ जो आप इस तरह के प्रॉब्लम्स में, जितने भी न्यूटन लॉज वाले प्रॉब्लम होंगे उनमें करेंगे, और वो ये है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इस तरह चूज़ करते हैं। ये देखें मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह चूज़ कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। और आप इस तरह के जो रैंप वाले प्रॉब्लम्स हैं उनमें यही करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया है वो रैंप की ही डायरेक्शन में लिया है, जिस डायरेक्शन में हमारे पास रैंप है, और वाई एक्सिस जो लिया है वो इस रैंप के अब परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंड वी कैन डू दैट क्योंकि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो प्योरली हमारी चॉइस होती है। ओके, तो अब हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर ली। एक बिट रहता है और वो बिट ये है कि हमने फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है इसके ऊपर। सो लेट्स रिप्रेजेंट द फोर्स जो दी हुई है, और फोर्स की डायरेक्शन हमें दी हुई है ये वाली, कि जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। दिस इज एफ, ये येलो वेक्टर जो है। और इसी फोर्स को हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो इसमें कोई मजायका नहीं है कि हम इसको आगे एक्सटेंड ना करें। तो ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन है। अब इस फोर्स को हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व करेंगे, हमें बताया गया है कि इस फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो रैंप के ऊपर मूव करता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका एक कंपोनेंट जो है वो रैंप की तरफ होगा और वो वाला कंपोनेंट ये वाला है। दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो ये वाला है जो रैंप के परपेंडिकुलर है। और इंटरेस्टिंगली आप गौर करें तो ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, ये जब आप इनको ऐड करते हैं तो वो टोटल वेक्टर बना रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो वेक्टर है ये हमारे पास फोर्स है, तो ये उसका एक कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसके परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट है। और आप देखें कि अगर आप इसको वेक्टोरियल फॉर्म में देखें तो फोर्स जो है वो इधर से स्टार्ट हो रही है और ये टोटल फोर्स है, तो उनके कंपोनेंट्स सम होके फोर्स ही दे रहे हैं हमें। ठीक है, यानी वेक्टर की टेल से स्टार्ट होके उसके एंड तक ही जा रहे हैं। अब ये वाला एंगल जो है ये 34 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि जो ये वाला एंगल है यहाँ पे ये भी 34 डिग्री है। लेट मी ट्राई टू यूज़ अ डिफरेंट कलर। तो जो ये वाला एंगल है ये भी 34 डिग्री है। और अब आपने देखना है कि बेस कौन सी है इस ट्राइंगल के अंदर और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल बी डूइंग। तो बेस जो है वो हमेशा ही हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो एंगल होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान होता है। ठीक है, तो इस केस में जो एंगल है वो इस वाली वेक्टर में और इस वाले वेक्टर में है जो हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो इसका मतलब है कि जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड ये बेस है, यानी ये एफ कोसाइन थीटा है, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये है एफ साइन थीटा। चलें, ये तो हमने फोर्स को रिजॉल्व कर लिया। मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। अब हमने ये देखना है कि क्या ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई और फोर्स भी लग रही है। ज़रा गौर करें, आप सोचें ज़रा, कोई और फोर्स लग रही है। एक लम्हे के बाद आपको पता चल जाएगा कि जी हाँ, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और फोर्स भी लग रही है, और वो जो फोर्स है वो इस मैस के ऊपर सीधी की सीधी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। आई होप कि ये रेड कलर आपको नज़र आ जाए। और ये है उस ऑब्जेक्ट का वेट जो mg के बराबर होता है। तो उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और चूंकि हमने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ये वाला डिफाइन किया हुआ है, तो हमने इसका मतलब है वेट को भी इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिजॉल्व करना है कंपोनेंट्स में। तो एक कंपोनेंट वेट का ये वाला बनेगा और दूसरा कंपोनेंट ये वाला बनेगा। अब हमने ये देखना है कि कौन सा x कंपोनेंट है और कौन सा y कंपोनेंट है। तो ये हमारे पास एंगल थीटा है जो 34 डिग्री दिया हुआ है। तो अब हमारे पास जो ये वाला कंपोनेंट है वेट का, ये साइड, ये जो वेट वेक्टर है उसके और बेस के दरमियान है, तो ये होगा mg कोसाइन थीटा, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये होगा mg साइन थीटा। अगर यहाँ पे आपको इस चीज़ की समझ नहीं आती तो वीडियो को रोकें और इसे समझें, बिकॉज
इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने इस डायग्राम को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। एक दफ़ा कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया तो अब सिर्फ न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है। सो लेट्स डू इट। और न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये कहता है कि समेशन एफ इक्वल्स मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दैट ऑब्जेक्ट। और हमने पहले ही देखा है कि एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इसका मतलब है समेशन एफ इक्वल्स ज़ीरो। और समेशन एफ क्या है? एफ जो है वो नेट फोर्स है, तो इसका मतलब है कि इसको हम लिखेंगे समेशन एफ एक्स इक्वल ज़ीरो और दूसरी जो बनेगी वो समेशन एफ वाई इक्वल्स ज़ीरो। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब आपने कुछ नहीं करना, सिंपली जो हमने ऊपर फोर्सेस रिप्रेजेंट की हैं इस डायग्राम में, उसमें जो फोर्सेस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही हैं उनको लिख लें और जो फोर्सेस वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रही हैं उनको लिख लें, क्योंकि यही हमारी इक्वेशन है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस, ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अलॉन्ग जो इसी की डायरेक्शन में लग रही है वो ये है एफ कोसाइन थीटा। तो एफ कोसाइन थीटा जो है ये पॉजिटिव होगा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एफ कोसाइन थीटा। और जो दूसरी फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है वो ये वाला है वेट का कंपोनेंट, जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। लेट मी चेंज इट्स कलर, लेट्स यूज दिस कलर। तो ये वाला कंपोनेंट जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है ये आएगा हमारे पास माइनस एम जी साइन थीटा, और ये इक्वल आएगा ज़ीरो के। तो ये पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन देखें कि वो फोर्सेस जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रही हैं, जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रही हैं उनमें एक ये वाली है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, और ये एफ साइन थीटा है। तो एफ साइन थीटा नेगेटिव है, तो ये हमें देगा माइनस एफ साइन थीटा, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है। और जो दूसरी फोर्स वाई एक्सिस की तरफ लग रही है वो ये वाला कंपोनेंट है वेट का, जो एफ कोसाइन थीटा, और इंटरेस्टिंगली वो भी नेगेटिव है, तो एफ कोसाइन थीटा और इक्वल ज़ीरो। तो हमने अपनी इक्वेशंस लिख ली, मतलब हमारा मसला सॉल्व हो गया, क्योंकि ऐसा करने के बाद सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ रह जाती है कि जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो पुट करें और अपना आंसर कैलकुलेट करें। तो हमसे ये पूछा गया था कि वो फोर्स हमने ढूंढनी है जो इस ऑब्जेक्ट को, इस मैस को इस रैंप के ऊपर कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाती है। तो हमने देख लिया कि वो वाला जो कंपोनेंट है वो ये वाला कंपोनेंट है जो एफ कोसाइन थीटा है, तो हमें एफ कोसाइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ से एफ कोसाइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इधर अब इसको लेके आता हूँ प्रॉब्लम को, बल्कि इधर ही लिखता हूँ। जो एफ कोसाइन थीटा है जो हमें रिक्वायर्ड है, जो एफ एक्स बी है, ये इक्वल है एम जी साइन थीटा के। एम भी दिया हुआ है, जी भी आपको मालूम है, थीटा 34 डिग्री दिया हुआ है। तो जब आप ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं तो एफ एक्स आता है 730 न्यूटन। दिस इज 730 न्यूटन, और यही वो चीज़ थी जो हमने कैलकुलेट करनी थी। हमारा सवाल यहाँ पे हल हो गया है। लेकिन एक चीज़ आपके माइंड में अब होगी कि ये जो एफ वाई वाली इक्वेशन है इसका हम क्या करें। तो सबसे आसान जवाब ये है कि इट्स एक्स्ट्रा पीस, क्योंकि जो हमसे सवाल में पूछा गया था वो हमने फाइंड कर लिया, तो इट्स सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। लेकिन हम खुद से सवाल करते हैं कि इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का अब हम क्या करें, ये हमें क्या बता रही है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बता रही है। तो ये वाली जो इक्वेशन है मैं इसको इधर लिखता हूँ। ये वाली इक्वेशन हमें बता रही है कि माइनस एफ साइन थीटा इक्वल है एम जी कोसाइन थीटा के, और m की वैल्यू दी हुई है, g की वैल्यू हमें पता है, कोसाइन थीटा की वैल्यू भी, कोसाइन थीटा दिया हुआ है तो कोसाइन 34 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो चीज है इसकी कुछ वैल्यू आ रही है नॉन जीरो है, ठीक है, कुछ नॉन जीरो वैल्यू आ रही है इसकी। लेकिन लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास है वो क्या है, माइनस एफ साइन थीटा, जो कि फोर्स है, क्योंकि साइन 34 तो आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा ना। तो हमारे पास जो एफ आ रही है ये वाली एफ, या फिर इसको हम यूं लिख लेते हैं कि माइनस एफ वाई इक्वल्स
सम नॉन ज़ीरो वैल्यू जो हम ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमें क्या चीज़ बता रही है, ये वाला जो रिज़ल्ट हमने निकाला है ये क्या बता रहा है? लेफ्ट हैंड साइड हमें ये बता रही है कि हमारे पास वाई एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सेस की डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है, और नेगेटिव वाई एक्सेस, और वो फोर्स इसके बराबर है जो राइट हैंड साइड है जो हम कैलकुलेट कर लेंगे। और नेगेटिव वाई एक्सेस जो है वो जा रहा है इस रैंप के अंदर जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है रैंप के अंदर। और न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो उस डायरेक्शन में कोई ना कोई एक्सेलरेशन होता है। ये बात सही है, न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये बताता है। लेकिन मसला ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मूव क्यों नहीं कर रहा? ये तो ऊपर सीधा मूव कर रहा है, नीचे क्यों नहीं जा रहा? तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई और फोर्स मौजूद है जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, जो इस नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स को कैंसल आउट कर रही है। और ऐसी फोर्सेस को नॉर्मल फोर्सेस कहते हैं जो सरफेस लगाती है ऑब्जेक्ट के ऊपर। और वो फोर्सेस हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम देखेंगे कि ये वाला जो एक फार्मूला, ये वाला जो है जो एफ वाई का है, इसको भी हम यूज करेंगे और देखेंगे कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स इसलिए नहीं है क्योंकि नॉर्मल फोर्स सरफेस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही है तो उनका सम जीरो आता है। सो सम जीरो आता है फोर्सेस का, तो इसका मतलब है कि नेट एक्सेलरेशन जीरो है। लेकिन इस वक्त तक हमने नॉर्मल फोर्स नहीं पढ़ी, तो ये जो एफ वाई का फार्मूला है इट इज एन एक्स्ट्रा बिट। लेकिन ये एक्स्ट्रा बिट हमें कुछ बता रहा है, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है ऑब्जेक्ट की मोशन के रिलेटेड, हम इसको छोड़ नहीं सकते। सो लेट्स एंड आवर लेक्चर हियर। और मैंने इन दो प्रॉब्लम्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बहुत आहिस्ता, और इसी वजह से कि आगे प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि हम फोर्सेस के कंपोनेंट्स कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे सारी फोर्सेस का ख्याल रखते हैं जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हैं। सो स्पेंड सम टाइम ऑन इट, अंडरस्टैंड इट in depth, try to solve problems in the book, and then see what happens next. I'll see you in the next lecture. और अगर आपके इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हों तो कमेंट्स में पूछें, I will make video on them explaining those questions. Thank you.